हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। अपने देश भारत के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। अपना भारत दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। एक्चुअल में एक इंडेक्स जारी हुआ है, एशिया पावर इंडेक्स, और इस इंडेक्स ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश घोषित कर दिया है। क्या है ये इंडेक्स? इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? इसका जो क्रेडिबिलिटी है वो कितना है इस इंडेक्स का, और क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेस पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, और इंडिया ने इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे किया है, इंडिया ने इतना ज़्यादा अचीव कैसे किया है कि इंडिया थर्ड नंबर पे पहुंच गया। ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी हुआ है। क्या? एशिया पावर इंडेक्स। और इस इंडेक्स को ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, लोबे इंस्टीट्यूट, ये जारी करता है। और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लोबे इंस्टीट्यूट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ये इंडेक्स जारी करता है बहुत फेयर जारी करता है। कोई भी इसमें कतई ये नहीं हो सकता कि किसी की तरफ इंक्लाइन होकर जारी किया है या किसी की तरफ इसको जानबूझ के इसको ऊपर दिखा दिया, ये सब नहीं है। एकदम फेयर इंडेक्स ये जारी करता है, और इसके जो क्राइटेरिया है ये इनको बहुत एक्यूरेट जज करता है। उसके बाद ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसीलिए इंडिया के लिए इतना ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है कि इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। अच्छा, नाम है एशिया पावर इंडेक्स। तो सुन के तो ऐसा लगता है ना कि एशिया की कंट्री को जज किया होगा और डिसाइड कर दिया होगा कि कौन सा कंट्री कितना पावरफुल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि एशिया में किस किस कंट्री का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी कि कौन सा कंट्री एशिया में कितना ज़्यादा अपना इफेक्ट रखता है, कितनी ज़्यादा पावर रखता है। उसके बाद ये इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी कि दुनिया की ओवरऑल कंट्री इसमें होती हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश भारत बना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना है। दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है भारत, क्योंकि इसमें दुनिया के सभी देश देखे जाते हैं। और इसमें आप रैंकिंग देखोगे तो ना, पहले नंबर पे अमेरिका है, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है। अब अमेरिका तो एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं आता ना, लेकिन अमेरिका का एशिया में जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। अभी चाइना का भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, जबकि चाइना खुद एशिया कॉन्टिनेंट में है, लेकिन चाइना का एशिया में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना अमेरिका का है। अमेरिका की मिलिट्री पावर आप देखो, अमेरिका का जो ट्रेड है वो आप देखो, अमेरिका का इकोनॉमी का जो सप्लाई है उसे आप देखो, यानी कि जितना भी है अमेरिका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एशिया में। और इसीलिए इस इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर है, सेकंड नंबर पे चाइना है, और थर्ड पर अब अपना इंडिया पहुंच गया है। ये सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि पहले कभी रसिया हुआ करता था थर्ड पे, कभी जापान हुआ करता था, लेकिन पहली बार है जब इंडिया थर्ड नंबर पे पहुंचा है। तो क्या है ये इंडेक्स? मैं आपको लोबे जो इंस्टीट्यूट है उसकी ऑफिशियल साइट पे दिखाता हूँ। ये है लोबे इंस्टीट्यूट, और इसने जारी किया है एशिया पावर इंडेक्स। क्या जारी किया है? एशिया पावर इंडेक्स। इसमें आप देखोगे यूएसए का जो स्कोर है, ये स्कोर है 81.7। ये हाईएस्ट है, और इतने स्कोर के साथ ये फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। ये देखो, यूएसए फर्स्ट नंबर पे है, और यूएसए का जो स्कोर है 81.7 है। सेकंड नंबर पे है चाइना। चाइना का जो स्कोर है वो है 72.7। कितना? 72.7। और थर्ड पे सबसे प्राउडफुल मोमेंट, अपना इंडिया पहुंच गया है। अपना इंडिया का जो स्कोर है वो है 39.1। कितना? 39.1। कितना है? 39.1। अब आप इन तीनों को कंपेयर करो। यूएसए 81.7, चाइना 72.7। इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन चाइना और इंडिया में आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा गैप है। और थर्ड और फोर्थ को जब आप कंपेयर करोगे तो बहुत माइनर सा गैप है, 39.1 और 38.9, यानी कि 0.2 का अंतर है। 0.2 के अंतर से इंडिया थर्ड पे पहुंचा है और जापान फोर्थ पे है। ये गैप कभी भी जापान क्रॉस कर सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा। अभी इंडिया थर्ड पे है, लेकिन जापान कभी भी इसे क्रॉस कर सकता है। लेकिन इस गैप को फिल करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 72.7 और 39.1 में बहुत डिफरेंस है। इसको इंडिया को क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और चाइना जिस रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है वो रफ्तार काबिल तारीफ है। आपका कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटर हो, लेकिन वो जिस रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है वो मानना पड़ेगा। जैसे हम इंडिया के, हमको कई बार लगता है कि हमारा ही देश सबसे अच्छा है, लेकिन चाइना जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सब क्राइटेरिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, ये जो लोबे इंस्टीट्यूट है जो
एशिया पावर इंडेक्स जारी करता है, ये 8 क्राइटेरिया देखता है, जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, रेजिलियंस है, फ्यूचर रिसोर्स है, और जैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, डिफेंस नेटवर्क है। इस तरह से ये 8 नेटवर्क हैं, ये 8 क्राइटेरिया हैं। इन 8 क्राइटेरिया के बेस पर ये जो स्कोर बनता है तब बनता है। हर क्राइटेरिया को देखा जाता है और बहुत माइनर देखा जाता है, उसके बाद इस स्कोर को बनाया जाता है। अब इंडिया ने जो ग्रोथ की है, इंडिया ने अपने स्कोर में 2.8 का इजाफा किया है, यानी कि 2.8 का गेन किया है स्कोर में इंडिया ने, तब इंडिया पहुंचा है थर्ड पे। इंडिया ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेन किया है फ्यूचर रिसोर्स में। इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं वो अब इंडिया को स्कोर में इजाफा ला के दे रहे हैं। इंडिया अलग अलग सेक्टर में अपने नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। इंडिया जो डिफेंस डील कर रहा है, यानी कि इंडिया कई क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ किया है फ्यूचर रिसोर्स में। इस वजह से इंडिया का स्कोर में 2.8 का इजाफा हुआ और इंडिया थर्ड पे पहुँच गया। अब बात आती है यहाँ की, चाइना कभी भी यूनाइटेड नेशन को क्रॉस कर सकता है, ये बात सच है। क्योंकि चाइना का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे और यूएसए का ग्रोथ रेट देखोगे, अभी ऐसा लगता है कि चाइना स्टेबल है, चाइना ग्रोथ कर रहा है लेकिन फिर भी स्टेबल दिखता है। लेकिन चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और ये चाइना को इस स्कोर में इजाफा करके देंगे, ये 100% सच है। अभी आप देखो एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस देखो। मालदीव कभी इंडिया के फेवर में हुआ करता था। मालदीव में जो प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मोइज्जू, वो अब बिल्कुल चाइना के फेवर में रहते हैं। मोहम्मद मोइज्जू ने आते ही इंडिया के साथ कई विवादित बात की, कई वहाँ से डिफेंस, वहाँ पे जो सेना थी उसको हटा दिया और भी इंडिया के खिलाफ कई स्टेटमेंट दिए, लेकिन वो चाइना के फेवर में रहते हैं। वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा। अभी रिसेंट का एग्जांपल आप देख लो, श्रीलंका। श्रीलंका में इलेक्शन हुआ है, नए राष्ट्रपति बन गए हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। उनका भी जो इंक्लाइनेशन है, उनका भी जो झुकाव है, वो पूरा का पूरा चाइना की तरफ है। चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस पड़ा, चाइना का वहाँ पे इफेक्ट पड़ा। आप और भी कई एग्जाम्पल देखोगे। एक एग्जाम्पल अभी रिसेंट का है जो यूनाइटेड नेशन के फेवर में जाता है, यूएसए के फेवर में जाता है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में यूएसए का हाथ है और वो दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस, उनका झुकाव यूएसए की तरफ है। तो एक कंट्री है जहाँ पे झुकाव यूएसए की तरफ है, लेकिन और जो कंट्री है वहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा झुकाव चाइना की तरफ है। तो चाइना का जो इफेक्ट है वो लगातार बढ़ रहा है और ये इफेक्ट एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि चाइना कब यूएसए को पीछे छोड़ देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए चाइना की ग्रोथ तेज है और इंडिया को इसे क्रॉस करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। हाँ, जापान कभी भी इंडिया को क्रॉस कर सकता है, लेकिन जापान क्रॉस इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, वो इंडिया को ग्रोथ करके देंगे। जो इंडिया अलग अलग एनर्जी के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहा है ना, उसका इफेक्ट इंडिया को भी देखने को मिलेगा और ये जो गैप है ये हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए, ये इंडिया का जो गेन है और ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, हमेशा मन में आता है इंडिया की रैंकिंग तो आ गई, पाकिस्तान कहाँ है, ये भी तो दिमाग में आता है। ये है पाकिस्तान, कितने नंबर पे है? 16वें नंबर पे है। क्या है स्कोर? 14.6। इंडिया का कितना है? 39.1 और पाकिस्तान कितना है? 14.6। इंडिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा और 16वें नंबर से टॉप 3 में आना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। आएगा अगर तो बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन इंडिया अपना बहुत रेस्पेक्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है और हम सब की ये मन का इच्छा रहता है कि इंडिया हर सेक्टर में फर्स्ट पे पहुंच जाए, लेकिन फर्स्ट पे पहुंचने के लिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है रसिया। रसिया इस रैंकिंग में 6ठे नंबर पे पहुंच चुका है, कभी थर्ड पे हुआ करता था, आज 6ठे नंबर पे है। किस वजह से है? क्योंकि लगातार युद्ध लड़ रहा है। जब भी कोई देश युद्ध लड़ता है ना, तो उसका नतीजा उस देश को भुगतना पड़ता है, ये सच है। चाहे वो देश युद्ध जीत ही क्यों ना जाए, जीतने के बाद भी उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। कई सेक्टर चरमरा जाते हैं। आप देखो, लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध लड़े जा रहा है रसिया और उसका इफेक्ट ये हुआ है कि आज दुनिया में अलग थलग पड़ा जा रहा है। यूरोपियन कंट्री से तो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। यूक्रेन से युद्ध लड़ने की वजह से बहुत सारी डील कैंसिल हुई हैं उसकी, और जब डील कैंसिल होंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद होंगे, तो स्कोर कहाँ से बढ़ेगा? स्कोर तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएगा और यही स्कोर नीचे गया है और रसिया 6ठे नंबर पर पहुँच गया है। टॉप 3 से कोई कंट्री 6ठे नंबर पर पहुंच रहा है तो उस कंट्री को सोचना पड़ेगा, प्रेसिडेंट पुतिन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने ईगो पे लेके लगातार युद्ध लड़े जा रहे हैं। और अभी जो आप लगातार न्यूज़ में पढ़ रहे होगे, कई एरिया हैं जो रसिया के हाथ से भी चले गए हैं। तो कैसे ग्रोथ करेगा?
ग्रोथ करने के लिए युद्ध कभी भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर लड़ रहे हो युद्ध, जीत भी अगर जाते हो ना, तब भी आपकी पॉपुलेशन को भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, कई सेक्टर आपके चरमरा जाएंगे। जैसे इंडिया ने जब जब युद्ध लड़ा है, मान लो पाकिस्तान से जब भी युद्ध लड़ा है, भले इंडिया जीत गया, लेकिन इंडिया में भी तो बहुत दिक्कतें आई, बहुत चीज़ों में इंडिया पिछड़ गया। क्योंकि युद्ध लड़ते हो तो रिसोर्स कहाँ से यूज होंगे? आपके ही रिसोर्स यूज होंगे, वो आपकी पॉपुलेशन के लिए यूज हो सकते थे, आपके सिटीजन के लिए यूज हो सकते थे, आपने वो युद्ध में लगा दिए, तो भुगतना किसे पड़ेगा? आपके सिटीजन को भुगतना पड़ेगा। और वही काम रसिया के साथ हो रहा है, तो रसिया को सोचना पड़ेगा। रसिया को अपने अगर रैंक सुधारनी है तो रसिया को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। फिलहाल अपना इंडिया 3rd नंबर पर पहुंचा है, ये बहुत रेस्पेक्टफुल पोजीशन है और इंडिया के लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट है। अच्छा, अभी इंडिया और ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है अगर इंडिया अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से यूज करे। इंडिया के पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, अगर उनका बिल्कुल सही तरह से यूज करे तो इंडिया भी इस रैंकिंग में हो सकता है और ऊपर पहुंच जाए। जैसे इंडिया के अलग अलग कंट्री के साथ रिलेशन है, इंडिया उनको अगर बैलेंस तरीके से यूज करता है, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन भी गए थे, और रसिया के साथ भी इंडिया के रिलेशन है, लगातार रसिया से बहुत सस्ता क्रूड ऑयल इंडिया ने खरीदा है, और इवन रसिया से सबसे ज़्यादा सस्ता क्रूड ऑयल और सबसे ज़्यादा अमाउंट पे क्रूड ऑयल इंडिया ने खरीदा। ये अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए और इंडिया ने ग्रैब की। लेकिन यूक्रेन के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल के आए हैं, अब उसका इफेक्ट हो सकता है इंडिया को देखने को मिले, क्योंकि जिस सस्ते दर पे आप क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, आप यूक्रेन के साथ मिले हो सकता है उसका इफेक्ट मिले। तो कहने का मतलब ये है, रिलेशन सबके साथ हैं लेकिन बैलेंस तरीके से रखने पड़ेंगे। इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, यूएसए के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी बहुत सारा ट्रेड होता है, भले हमारा कंपटीटर है, हमसे कभी बनते नहीं है, लेकिन चाइना के साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रेड इंडिया का है। तो अगर इंडिया अपनी क्षमताओं का, इंडिया की जो कैपेसिटीज़ हैं, इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं, इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं और इंडिया के जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उनका सही तरीके से इफेक्टिव वे में इंडिया यूज करे, तो इंडिया का जो स्कोर है वो और बढ़ेगा और इंडिया इस रैंकिंग में और ऊपर जा सकता है। अच्छा, जैसे ही ये इंडेक्स आया, इंडिया 3rd नंबर पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का कमाल है। ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी, तो उनके जो डिसीजन है उसका इफेक्ट देखने को मिला है। उन्होंने जो अलग अलग कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन की है उसका देखने को मिला है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रेडिट जाता है, ये 100% ट्रूथ है, क्योंकि वही अभी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं तो रिप्रेजेंट तो वही कर रहे हैं, तो क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसका क्रेडिट दिया है और क्रेडिट देना भी चाहिए। अच्छा, ये एक बार फिर आप समझ लो कौन सा कंट्री कहाँ पे है। यूएसए यानी कि अमेरिका फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, अपना इंडिया मोस्ट प्राउडफुल मोमेंट 3rd नंबर पे है, जापान 4th पे है, ऑस्ट्रेलिया 5th पे है, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रसिया 6th नंबर पे है। कितना? 6th नंबर पे है। अच्छा, इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ। ये है अपना देश भारत, और इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। जैसे ये मैं आपको बताया ना, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो नए नए प्लान इंडिया के आ रहे हैं, ये इंडिया को और आगे ले जाएंगे। भारत की हॉकी टीम ने अभी 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इसका इफेक्ट स्कोर में नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया के बारे में तो प्राउडफुल है ना। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा, ये है ना इम्पोर्टेंट। अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक भारत स्थापित कर देगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन के उभरा है। ये हाईली डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। पहले सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक चाइना हुआ करता था, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस चाइना करता था। चाइना ने इफेक्टिव तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया और चाइना अब इतना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस नहीं कर रहा जितना इंडिया कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस इंडिया कर रहा है। ये इंडिया के लिए डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा, भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है। अभी जब टाइफून यागी आया था, इसने चाइना को इफेक्टेड किया, वियतनाम को इफेक्टेड किया और भी कंट्री को इफेक्टेड किया, तो उन कंट्रीज़ को मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। ये है ना फॉरेन रिलेशन, फॉरेन नेटवर्क, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यागी के लिए भारत ने मदद भेजी थी और नाम दिया था ऑपरेशन सद्भाव।
और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला एयरपोर्ट बन गया है। तो भारत के बारे में ये कुछ फैक्ट हैं जो अभी आपको याद रखने चाहिए। तो ये था ओवरऑल इंडेक्स। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा और कैसे ये जारी किया जाता है, कौन कौन से आठ क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सीट्स पर रहा था? मैंने एक इंडेक्स का ही क्वेश्चन आपसे पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सीट्स पर रहा? इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो और डिटेल में लिखना, और नहीं पता है तो एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, गूगल पे सर्च करो, लेकिन आंसर लिखो, क्योंकि आंसर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो फिर उसे आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलते। और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ता, आपने छोड़ दिया, तो कभी आपको उसका आंसर पता नहीं चलेगा। बहुत बेदिन सेकंड लगती हैं, हर एक के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। वीडियो को पॉज करो, गूगल पे सर्च करो और इसका आंसर लिखो, और आंसर डिटेल में लिखना, जितना ज़्यादा आपको पता है उतना ज़्यादा लिखना। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताना। इस तरह के मैं वीडियो और भी बनाता रहूँगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से विदाउट हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कभी भी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये फैक्ट स्टडी चैनल है, इस पर मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।